हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है, इधर से अब अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। मतलब न जहाज आएगा न जाएगा। मतलब तेल और गैस इन सब का संकट अभी लंबा चलने वाला है। भारत पे दिक्कत बहुत ज़्यादा है, यहाँ की जनता के लिए भी दिक्कत है। इसको लेकर बहुत कुछ हो रहा है, ये सब जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक, अलग अलग देशों के साथ जा रहे हैं। एक देश तो ऐसा है, उसने अपने युवाओं को कह दिया है कि बिना सेना से पूछे हुए आपको विदेश नहीं जाना है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, सब पर बात करेंगे दोस्तों। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा मैं कुछ दूसरे चीज़ों पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। और कौन सा चीज़ है, तो वो है यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन। अभी हाल ही में कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशंस के मतलब उसके क्वेश्चन सामने आए हैं, मतलब एग्जामिनेशन हुए हैं। और उसमें 120 प्रश्न थे, ठीक है, 120। और उसमें से 21 क्वेश्चन यानी 21 प्रश्न करेंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। और उनमें से 19 यानी 21 में 19 हमने जो बताए थे वो सब टकराए हैं सीधे के सीधे। कुछ तो सीधे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन ही आ गए हैं। ओके, तो हालांकि ये दावा सब कर सकते हैं कि हमारे यहाँ है, लेकिन यहाँ मैं कुछ सबूत आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, उन प्रश्नों की चर्चा कर लेना चाहता हूं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा, नहीं है। दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का तृतीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। बिल्कुल हुआ था आयोजन। अगला है कथन कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है कि कथन सही नहीं है। एक तो ये देख लीजिए कि दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये मैंने वीडियो में बताया था पूरा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये बताया हुआ मैंने कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि कथन सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा है, केवल एक, भाई वो तो सही है। केवल दो, ये सही है, तो इसको कह नहीं सकते हैं कि सही नहीं है। एक और दो दोनों, अब ये तो सही है, तो ये नहीं कर सकते सही नहीं है। अब ये डी है, ना तो एक ना ही दो। इसका मतलब ये वाला आंसर जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। ओके, तो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के सेतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर क्या पूछा गया है, सही नहीं है। ओके, अब ये देखिए क्या है, अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के रूप में भी जाना जाता है, भारत का सबसे दीर्घ समुद्री सेतु है। इसके बारे में मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ, जो डेली का करंट अफेयर्स होता है उसमें भी बताया, वीकली में भी बताया। और ये आपको वीडियो वगैरह सबके जरिए ये सारी चीज बताया, तो बिल्कुल है, ये सही है। दूसरा है क्या है, चिनाब सेतु विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे मेहराब यानी आर्च पुल है। बिल्कुल सही बात है। और यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि ये आर्च पुल है, इसके बारे में, ठीक है, चिनाब ब्रिज के बारे में। आगे मैं ब्रिज का चिनाब के बारे में कैसे क्या है ये सब कुछ बता रहा हूं यहाँ पर। फिर अगला है क्या, भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर बना है। बिल्कुल ये भी सही है। और ये पंबन ब्रिज के बारे में हो रहा है, वर्टिकल, ये रेलवे समुद्री ब्रिज है जो पंबन वहां पर, तो ये आर्च सेतु है। तो अब इसमें क्या है, इस चीज को देखिएगा तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, एक तो ये देख लीजिए कि ये आर्च सेतु नहीं है, पंबन ब्रिज जो है ना वो आर्च नहीं है। आर्च का मतलब कि ऐसे होना चाहिए। अब ये तो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम आर्च ब्रिज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल है। तो इसमें सही नहीं है कौन सा, तो ये वाला जो है ना वो सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ इस तरह से पूछे जाते हैं यूपीएससी में खास तौर पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, फटाफट देखेंगे हम लोग। दिसंबर 2025 में प्रारंभ किए गए सुजलम भारत ऐप का उद्देश्य क्या है। अभी देखिए सुजलम भारत ऐप, उसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखिए सुजलम भारत, अंडरलाइन भी कर रहा हूँ मैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, ये अभी हाल ही की खबर है, उस पर आधारित है। इसमें ऑप्शन क्या होगा, ये सारे ऑप्शन देख रहे हैं। किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सिंचाई सुविधाओं का मॉनिटरिंग करना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, नदी की सफाई का लक्ष्य प्राप्त करना नहीं। राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति संबंधी शिकायत नहीं। पेयजल
जो ग्रामीण पेयजल प्रशासन है उसका रूपांतरण करना, मतलब उस पर नजर रखना। ठीक है, तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ये सुजलाम भारत, जो सीधे के सीधे क्वेश्चन टकरा गए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को खोज बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता हेतु सागर बंधु ऑपरेशन प्रारंभ किया? और ये देखिए, ये क्वेश्चन ही है, ऑपरेशन सागर बंधु ये चलाया गया है। और किस तरह से चलाया गया था? वीडियो एनिमेशन उन सब के जरिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्रीलंका। ओके, यहां भी मैंने ये देखिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन यहां पर पूछ दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2025 में एफटीए पर सिग्नेचर किए, तो दोनों देशों के बीच में एफटीए के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है? ठीक है, अब सहमति क्या बनी है? अब इसमें कथन है आयुष, श्रव्य दृश्य पर्यटन, हालांकि ये अलग अलग है लेकिन एक साथ दे दिया है। तीसरा है पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और चौथा है बागवानी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सब के सब हैं, यानी 1 2 3 4, ये सब मैं यहाँ आप देख रहे थे अभी पॉइंट वाइज भी मैं काफी डिटेल में बता रहा था, और वही क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पर देखने को मिले हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मित्र यानी पीएम मित्रा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना वो सही है? तो इसका आंसर ये देख लीजिए कि इसका जो मेन उद्देश्य है ना वो क्या है? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क विकसित करना है, और यही कोर ऑब्जेक्टिव है इसका। ओके, पीएम मित्रा उसका जो फुल फॉर्म है वो है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल, ये है पूरा का पूरा। ओके, तो इसमें ये जो एकीकृत वस्त्र टेक्सटाइल ये करना है। ये देखिए 2023 में ये योजना के बारे में ऐलान किया गया था, 2024 में और 25 में एक्चुअल रूप से कुछ जो पार्क है टेक्सटाइल पार्क उसका इसमें उद्घाटन जो है ना वगैरह वो किया गया मित्रा योजना का। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं आप। निम्नलिखित में से कौन उस भारतीय स्क्वैश टीम का खिलाड़ी नहीं था जिसने SDAT स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में अपना पहला विश्व कप खिताब जीता? अभी देखिए स्क्वैश के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो जो कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था 2025 का, उसके बारे में और इन सब खिलाड़ियों के बारे में भी हम बता रहे हैं। इसमें देख लीजिए सीधा सीधा ये है कि ये वर्ल्ड कप जो है ना किसने जीता और भारत ने जीता था। उन सब खिलाड़ियों का नाम भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इन सब के, जोशना पन्ना है, अनहद सिंह है, अभय सिंह है, ये सब हैं। अब इसमें आपको ये जानना है कि कौन सा खिलाड़ी स्क्वैश का नहीं है। अब ये देखिए अर्जुन एरिगेसी जो है ना वो है चेस खिलाड़ी। ओके, तो मैं कई बार कहता हूं कि जो खिलाड़ी और खेल उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरीके से ये पूछ दिया गया। अर्जुन एरिगेसी के बारे में कई बार मैंने बताया करंट अफेयर्स में, और ये क्वेश्चन स्क्वैश वाला तो सीधा सीधा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की संघ सरकार के 2025-26 के बजट में राजस्व व्यय का प्रमुख भाग निम्नलिखित में से किन मदों में किसका हिस्सा है? मतलब सरकार जो खर्च कर रही है, और ये बजट कौन सा है? 25-26, यानी इससे पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था ना उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ओके, इसमें क्या है? पेंशन नहीं, ब्याज अदायगी यस यही सही होगा। ठीक है, सड़क परिवहन नहीं, रक्षा सेवाएं नहीं, मतलब बाकी में खर्च काफी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खर्चा हो रहा है ना वो ब्याज अदायगी में हो रहा है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, लगभग 20% ये खर्चा हो रहा है। हालांकि उससे ज्यादा 22% है, लेकिन वो राज्य सरकारों को टैक्स का हिस्सा दिया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में वो हिस्सा दिया जा रहा है, वो खर्चा नहीं हो रहा है। ओके, एक तरह से तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम 20%, और वो टोटल जो रकम थी ना वो 11,62,000 करोड़ रुपए केवल इंटरेस्ट पे कर रहे थे। और यही प्रश्न सीधे के सीधे आए हैं बजट से। आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक यानी MPI के मापन किसके द्वारा किया जाता है? और इसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किसके द्वारा। इंडिकेटर्स जो हैं वो कई सारे हैं, उसको मेन जो है वो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके बारे में ये सब कुछ बता रहे हैं हम एक एक करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर आयामों के संकेतकों पर आधारित ये पूरा किया जाता है। बाकी आंसर जो है ना वो गलत है, ये आंसर सही होगा। और यहाँ पर मैं ये इंडिकेटर्स के बारे में ही व्याख्या कर रहा हूँ, जो डिटेल बता रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ डेली का करंट अफेयर्स आप देखेंगे और PDF पढ़ेंगे तो आपको बहुत काम आएगा एग्जामिनेशन में।
अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और ये देखिए, पर्यावरणीय रूप से संधारणीय और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के निवेश के लिए आगम सृजित करने वाले वित्तीय लखत क्या कहलाते हैं? मतलब पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई काम है उसके लिए हम फंड जुटा रहे हैं तो क्या कहेंगे? वो ग्रीन बॉन्ड कहलाता है। और ग्रीन बॉन्ड के बारे में यहाँ पर मैं सॉवरन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ। जब आरबीआई ने इस बॉन्ड जारी किया था, इसके अलावा इस पर तो कई प्रश्न मैंने बताए थे। जैसे कई सारे कुछ नगर निगम ने भी आपको उधर के इंदौर नगर निगम ने भी ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। तो ये सब कुछ यहाँ डिटेल बताया जा रहा है और ये सही होगा ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, हरित बॉन्ड कहेंगे उसको हम। ओके, क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए किन दलहनों की एमएसपी पर 100% खरीद सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की? अब ये देखिए इसमें, और इसी में मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, तुर उड़द मसूर यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और यही बात मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि जो दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन है उसके तहत तुर उड़द मसूर इसकी की पूरी उपज सरकार जो है ना किसानों से खरीदेगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा सही आंसर, ये वाला बी होगा, जो सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टकराए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में शासन की स्थिति में आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें सुशासन सूचकांक होगा, ठीक है, सुशासन सूचकांक। हालांकि उसका वीडियो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या बात हो रही है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, यानी सीडीएस के पद के बारे में चर्चा हो रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। वह चीफ ऑफ स्टाफ और कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। वह तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर कोई सैन्य कमान का अधिकार नहीं रखता, बिल्कुल सही बात है। इसमें 1 2 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए या डी होना चाहिए। और यही मैं बात बता रहा हूँ सीडीएस के बारे में, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। जब अनिल चौहान को सीडीएस बनाया गया था उस दौरान बिपिन रावत के बाद, ठीक है, एक एक चीज इन सब के बारे में एक एक बात बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। हालांकि ये बहुत पहले की बात है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2014 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, नए प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इसकी शुरुआत की थी, सांसद ग्राम योजना। मतलब सांसद जो है ना गोद लेंगे ग्राम को, गांव को, और सामाजिक सांस्कृतिक उन सबको विकास करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक आंसर होगा, आप ये देखिए, ये भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन है। एक्चुअल में ये जो है ना वो जो पूरा ये योजना है वो उसके अंतर्गत नहीं होगा ये, ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ओके, दूसरा क्या है ऑप्शन कि 2014 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, बिल्कुल। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज दृष्टि से ये योजना प्रेरित है, तो बिल्कुल ये प्रेरित है। और यहीं पर इसका बी वाला जो है ना वो केवल 2 और 3 आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया है, और बिम्स्टेक के बारे में तो मैं मैप के जरिए बता रहा हूं कि कौन कौन से देश कहां कहां बिम्स्टेक के हैं। इसमें देख लीजिए आप, ये सारा मैप में ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। ओके, तो इसका देखिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अभी देखिए जो मैप दिखा रहा हूं उसमें पाकिस्तान यहां पर है, लेकिन एक्चुअल में कलरफुल नहीं है। आप ये देख रहे हैं ना, ये अलग से मैप बनाया गया आपके लिए, क्रिएट किया गया है, ठीक है, एनिमेशन के जरिए ये सब। और इस तरह से मैं एक एक चीज बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये याददाश्त में बैठ जाए, ठीक है। तो ये जो है इसमें, ये एक्चुअल में ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब कौन सा सही नहीं है, और 4 ही ऑप्शन है, तो आपका ये आंसर एग्जैक्ट सही हो जाएगा कि सही नहीं है।
सचिवालय ढाका में है, बिल्कुल। सुरक्षा सेक्टर में अग्रणी देश है। थाईलैंड इस कनेक्टिविटी सेक्टर का अग्रणी देश है। ये सब चीजें होंगी। क्लियर होगी बात में, करंट अफेयर्स कैसे टकराते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है ना वो देखते हैं हम लोग। और ये तो क्वेश्चन अभी अभी जो साध्वी निरंजन ज्योति को जो बनाया गया ना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, उसी के दौरान मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था। ये देखिए कैसे स्थापना है, संवैधानिक निकाय है, संशोधन 2018 में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीजें। ठीक है, तब इसका आंसर क्या, ऑप्शन देख लीजिए इसमें से। मतलब पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहां पर सही की बात पूछी जा रही है, सही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं किया गया, कौन सा सही है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल ये कथन है, सही कथन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरसित कर दिया गया, मतलब रिपील कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, 2018 में रिपील करने के लिए एक एक्ट आया था और उसके जरिए रिपील कर दिया गया। सचिव जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, इस आयोग का अध्यक्ष होता है। नहीं, अध्यक्ष तो कोई व्यक्ति बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और निरंजना ज्योति को बनाया गया। तो इसमें क्या है, 1 और 2, ये 2 सही है। तो 1 और 2, ये वाला ए जो है ना वो ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर क्या है, ओएनजीसी ग्रीन ने वर्ष 2030 तक 10 गीगावाट हरित ऊर्जा क्षमता प्रदान करने की योजना जो है ना वो निर्धारित की है। तो ये बात सही है। और ये 2023 की बात है, जब उस वक्त ये ऐलान हुआ था। ठीक है, उसकी क्लिपिंग हमें नहीं मिल पाई, लेकिन याद है मुझे, मैंने बताया था 2023 में। ओके, अगला ऑप्शन क्या है कि ओएनजीसी ग्रीन और आईआईटी नागपुर ने एक सहमति पत्र एमओयू साइन किया है, जिसके उद्देश्य 2050 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के व्यापक लक्ष्य को के लिए योगदान देना है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि भारत का जो नेट जीरो का लक्ष्य है वो क्या है, 2070 है। तो ये तो बात सही है कि एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन 2070 नहीं है। इसमें ये कथन जो है ना वो सही है, तो केवल एक। ठीक है, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके बारे में तो इसके बारे में बताऊं कि ये देखिए, ये जो योजना है 2016 में लॉन्च हुआ था। और पिछले बजट में तो हालांकि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई थी। ठीक है, पिछले कुछ वक्त से इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, लेकिन पूछा कितने साल पुराना प्रश्न। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो आप देखिए कैसे कैसे ये है। क्या है, ये जो योजना है किसानों को अनिरोध प्राकृतिक जोखिम के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए जोखिम बीमा प्रदान करता है। ये सही होगा। बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम सुरक्षा, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ये फसल बीमा है, ये व्यक्ति की बीमा नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत है। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करता है। तो ऋण प्रवाह को मतलब क्या है कि आय उच्च रहती है, बेहतर रहती है। इसकी वजह से क्या है, जब इनकम बेहतर होगा तो लोन क्रेडिट फ्लो जो है ना वो उसमें मदद मिलती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सही होगा। अगला है, बीमाकृत व्यक्ति की पूर्ण निःशक्तता के लिए 2 लाख जोखिम प्रदान, नहीं ये भी नहीं है। तो एक आंसर सही हो गया और 3 आंसर सही हो गया। तो ये सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट और 1000 रन बनाने का इतिहास रचने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बना है। तो वो आंसर होगा इसका हार्दिक पांड्या होगा। ठीक है, अगला है कि पेसा यानी पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, वो महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, वो विशाखापत्तनम में किया गया था आयोजन इसका। ठीक है, अगला है रक्षा DRDO और RRU, उसके बीच में दिसंबर में एक MOU साइन हुआ है। उसको लेकर प्रश्न ये पूछा गया है कि कथन कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो इसका क्या है, MOU का उद्देश्य रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सहायता के क्षेत्र में योगदान को बढ़ावा देना है। हाँ सही है। RRU भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है।
तो ये आंसर गलत हो गया, तो केवल एक आंसर जो ना ए वो सही होगा। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए और वो 21 में से 19 सीधे के सीधे टकराए हमारे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि 100% भी टकराते हैं क्वेश्चंस, ओके, लेकिन कभी कभी एक आध दो तीन क्वेश्चन वो रह जाते हैं, लेकिन इतनी सफलता जो है ना ये महत्वपूर्ण है। और ये सब बातें किसने बताई मुझे? आप ही जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उन सब ने ऐप में जो व्हाट्सएप का जो ऑप्शन है उसके जरिए बताया कि सर हमने तो शानदार एग्जामिनेशन दिए हैं और क्वेश्चंस खूब टकराए हैं। तो उसका मैंने देखा, फिर हमने अपनी टीम से कहा कि जो वीडियो बना हुआ है वो सब आप मुझे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, और ये इस तरीके से सबूत के साथ मैं पेश कर रहा हूं कि हमारे करंट अफेयर्स जो है ना कितने दमदार होते हैं, वो किस तरीके से टकराते हैं। तो अगर आप भी करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ये। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करने के लिए मेंबरशिप बैच है। एक है बेसिक मेंबरशिप बैच, एसएससी टीचर रेलवे पुलिस लेवल का है, और दूसरा है स्पीसीएस लेवल का। और अभी फ्लैश सेल चल रहा है और किसी भी दिन समाप्त हो सकता है, मात्र 99 में, कल ये 299 हो जाएगा। ये लगातार अभी जारी ही है, एक दो दिन में हो सकता है ये समाप्त हो जाए ऑफर। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इसके जरिए क्या मिलता है आपको? पीडीएफ वीडियो मॉक टेस्ट मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। पिछले 2-3 सालों के भी कंटेंट मिल जाएंगे आपको, और अगले 1 साल तक, इन 365 दिनों तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है और ये आपका मजबूत हो जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने भी एग्जामिनेशन दिया सीडीएस का, तो इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एनडीए में, मतलब इतने टकराते हैं, इतने खूब सारे टकराते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चंस लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और प्रश्न क्या होगा? शांति वार्ता विफल होने के बाद किस देश ने ईरान के सभी बंदरगाहों और उससे निकलने वाले जहाजों के नाकेबंदी की घोषणा कर दी है? आंसर होगा यूएसए। अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं, यूएस अनाउंसेस टू ब्लॉक हॉर्मुज टुडे। आज ही से बंद करने का ऐलान कर दिया है। आज का डेट क्या है? आज का डेट है आपको 13 अप्रैल को। ठीक है, तो रणनीतिक रूप से ये महत्वपूर्ण हॉर्मुज डल जमरू मध्य है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वो अब पूरी तरह से बंद हो रहा है। और इसकी वजह से क्या है? दुनिया भर में तेल आपूर्ति, उसका संकट महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर है, और किसके बीच में है? तो ईरान और ओमान, ठीक है, उसके बीच में ये है। और एक तरफ पर्सियन गल्फ है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। और यही ये अब क्या है ना कि अमेरिका ने बातचीत की ईरान से और अपनी सारी शर्तें मनवाना चाह रहा था, लेकिन ईरान जो है मजबूत पक्ष है, अभी तो युद्ध में बहुत ही आगे रहा है। तो वो बहुत सारे जो अमेरिका के प्रस्ताव थे, मांगे थी, उसको डिनाई कर दिया, और आखिरकार ये वार्ता जो ना विफल हो गई थी। हालांकि बैक चैनल बातचीत चल रही है, ऐसा बताया गया है। अब क्या हुआ? ईरान ने कह दिया कि भाई इस पर हम टोल लेंगे, यानी इधर से जो भी जहाज गुजरेंगे उससे हम रकम लेंगे, और वही जहाज जा सकेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, अब इधर अमेरिका ने अपने जंगी जहाज इस तरफ तैनात किए हुए हैं, और उसने कह दिया है अमेरिकी सेना ने कि इधर से जो भी जहाज आएंगे, दो बातें कही हैं। एक तो कहा है कि हम ईरान के जितने भी जहाज, ईरान से जुड़े हुए जहाज आएंगे, उन सबको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम रोक देंगे यहीं पर। दूसरी और बात कही है ट्रंप ने यह कहा है कि चाहे किसी का भी जहाज हो, अगर उसने टोल दिया ईरान को, तो फिर उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसको वहीं रोक लिया जाएगा। अब हो सकता है कि जब्ती भी कर दिए जाए। तो बिना टोल दिए $2 बिलियन लगभग टोल की बात हो रही है, तो दिए यहां से जहाज आ नहीं सकते, और अगर किसी ने टोल दिया तो यहां पर ये रोक लेगा अमेरिका। ओके, अमेरिका ने कोशिश की थी यहां पर जाने की, लेकिन ईरान ने कह दिया कि अगर आप आओगे तो हम जहाज को उड़ा देंगे, जो अमेरिकी नेवी के जहाज हैं वो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सभी देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। और आपको पता है ना कि दुनिया में जो तेल की आपूर्ति होती है उसका 5वां हिस्सा वो यहीं से गुजरता है, इन्हीं देशों से गुजरता है। और अब तो इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके,
अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि हम चेक करेंगे जहाज़ों को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है कि कोई भी चेक नहीं कर सकते अगर पायरेसी या मतलब कुछ गड़बड़ी की आशंका ना हो तब तक। और यहाँ पर अमेरिका ने तो साइन तो किया है उस ट्रीटी पर, लेकिन उसने रेटिफाई नहीं किया है, ईरान ने सिग्नेचर नहीं किया। तो ऐसे में क्या है, इधर से जो जहाज आएंगे उस पर, और अभी तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो सब उड़ा रहे हैं। तो अभी इतना महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी दिक्कत होने जा रही है। और ये सब फैसला क्या हुआ है, अब जो पाकिस्तान में जो राजधानी है वहाँ की इस्लामाबाद, वहाँ पर मीटिंग हुई और वो विफल हुई, उसके बाद हुआ है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, ओके। और ईरान ने ये साफ कर कह दिया है कि जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरी तरह से उसी के कंट्रोल में है और बिना टोल दिए कोई भी नहीं जा सकता है। और वो चेक भी कर रहा है आने और जाने दोनों वाले जहाज को कि उसमें कोई हथियार तो नहीं जा रहा है यहाँ पर इस तरफ इलाके। एक और बात है कि ट्रंप ने चीन को धमकी दी है कि अगर उसने ईरान को सैन्य मदद की तो अमेरिका उस पर 50% तक टैरिफ लगाएगा। ये खबर है कि चाइना के जहाज कई सारे यहाँ पर पहुंचे हैं और भारी भरकम जहाज पहुंचे हैं जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट हो सकते हैं जो ईरान को मदद दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। अब इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से भारत पर बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है कि कुछ मतलब 4 जहाज टैंकर तो निकलवाए थे ना बातचीत करके ईरान से, अब इधर से कोई भी टैंकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत के जो ऊर्जा संकट है उस पर खतरा और ज़्यादा मंडरा रहा है। हालांकि भारत ने कोशिश की है रूस से और दुनिया के अलग अलग देशों से, यहाँ तक कि अमेरिका से भी खूब सारा ऑयल परचेज कर रहा है भारत, ताकि अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। लेकिन संकट ये भी है कि इस चक्कर में ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, $100 फिर से पार कर गया है। बातचीत हुई थी तो $100 के नीचे चला गया था पर बैरल, अब वो बढ़ गया है। तो लोड भी भारत सरकार पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये युद्ध की आशंका फिर से हो रही है। क्यों? क्योंकि इजराइल में लगातार अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं वो सब उतर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतर रहा है और वहां से अमेरिका से हथियार वगैरह तुरंत सप्लाई किए जा रहे हैं। युद्ध शुरू करने के लिए इजराइल ने अपने सैनिकों को तैयार कर दिया है कि वहां रहे। इसके अलावा अमेरिका जो है ना इन सब इलाकों में जो बेस है, एयरबेस है, उसको मजबूत कर रहा है और बना रहा है, वहाँ रडार लगा रहा है। ये सब चीज़ें हुई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है ना वो मीडिएशन कर रहा है इस पूरे यहाँ पर, दूसरी तरफ अपने दर्जनों जहाज फाइटर जेट वो सऊदी अरबिया को भेजे हैं। आगे आने वाली जो लड़ाई है संभावित उसमें हो सकता है कि ये पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो सऊदी अरब के साथ हों। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ समझौता है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, ओके। और अब आप देखिए कि इस पूरे मसले पर तुर्की भी सामने आ गया है। तुर्की ने कहा है कि उसका बस चले तो वो इजराइल पर हमला कर दे, इतना तक कह दिया वहां के प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तो ये है एक महत्वपूर्ण बात, ओके। अब इस पूरे स्थिति में आप देखिए कि तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान सब अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और युद्ध की बिगुल फूकने की देरी है। अब आगे क्या होता है। इस बीच ट्रंप का पागलपन का आप एक और देखिए। ट्रंप ने ये फोटो जो है ना वो सोशल मीडिया पर डाला है खुद ही अपने हैंडल से, ठीक है। उसमें क्या है, जीसस क्राइस्ट उसकी भेष में वो इस तरह से मतलब देवदूत के रूप में वो अपने आप को दिखा रहा है बंदा, ओके। और एक दूसरा है, ट्रंप टावर बनाया है जो चांद पर ट्रंप का टावर इन बिल्डिंग जो है ना वहां पर खड़ा है। तो ये है मतलब पता नहीं क्या चाह रहा है बंदा, ये पूरी दुनिया को जलाना चाह रहा है, तबाह तबाह करना चाह रहा है। जिस दिन से ही बंदा राष्ट्रपति बना है, दूसरा टर्म है, तब से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और भारत तो बहुत प्रभावित हो ही रहा है माय डियर फ्रेंड ट्रंप की वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन बनता है ना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, तुरंत करिएगा अभी। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दिखेगा, ऑल वाला बटन जरूर दबाइए। क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने युवा पुरुषों को देश छोड़ने
से पहले सशस्त्र बलों से यानी सेना से अनुमति का कानून लागू कर दिया है। मतलब अगर आप 3 महीने से ज्यादा वक्त के लिए देश से बाहर जा रहे हैं तो सेना से परमिशन जरूरी कर दिया। आंसर क्या होगा? जर्मनी। और ये मैंने देखा तो मैं चकित भी हुआ कि जर्मनी जैसा देश ऐसा कर रहा है। तो देखिए, पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, यानी मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, और दूसरी तरफ तनाव कहाँ चल रहा है? दूसरी तरफ तनाव इधर भी चल रहा है आपका रूस और यूक्रेन के बीच में, इस तरफ। इसी बीच में जर्मनी ने यह फैसला कर लिया है कि 17 से 45 वर्ष के आयु के जो पुरुष हैं वो देश छोड़ने के मामले में उन पर बहुत सारे पाबंदियां लागू की जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इस देश ने क्या किया है, कंस्क्रिप्शन एक्ट उसको लागू कर दिया है। और उसके जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज हैं, तो इस जो एक्ट है उसको लागू किया गया है, उसकी धारा 3 में संशोधन किया गया है। और इसके अनुसार यही है कि अब 17 से 45 वर्ष के आयु के जो पुरुष हैं वो 3 महीने से ज़्यादा विदेश में अगर जिनको जाना है तो जो जर्मन आर्म फोर्सेस हैं बुंडेसवेहर, उससे अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये 2026 से ही लागू कर दिया गया है। सरकार का ये लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में सेना की में जो जवान है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। फिलहाल जर्मनी की जो सेना है उसमें 1,84,000 जवान हैं, सैनिक हैं, और इसको बढ़ाकर वो 2,55,000 से लेकर 2,70,000 करने की योजना बना रहा है। इससे पहले क्या नियम थे? इससे पहले जो नियम इस तरह के जो होते थे तभी लागू होते थे जब देश में तनाव या रक्षा स्थिति में कुछ गड़बड़ स्थिति होती थी। तो अब क्या है, शांति काल है, इसमें भी अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ना 2011 से पहले अनिवार्य सैन्य सेवा लागू थी, तो 2011 में ढील दी गई थी, लेकिन अब उसी तरह से फिर से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जंग की तैयारी कर रहा है जर्मनी भी अपने अपने लेवल पर। ओके, और यहाँ तक कि मतलब जितने 17 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उन सबको पूरा एक मतलब भेजा गया है परफॉर्मा, उसमें पूरा डिटेल भरना है कि वो फिटनेस कैसा है, हाइट कैसी वगैरह वगैरह, एजुकेशन कितना है, सैन्य सेवा में रुचि वगैरह, इन सब को देने को कहा गया भर के। महिलाओं के लिए स्वैच्छिक है। और इस पर वहाँ पर विवाद भी बन गया है कि आखिर क्यों हो रहा है। ठीक है, विपक्षी दल ने का मानना है कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो है वो धीरे धीरे अनिवार्य सेवा को लागू करने जा रहे हैं, और जनता भी इस पर बहुत ही मतलब नेगेटिव रुख अपना रही है। अब क्या वजह है? देखिए, कई सारे विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि यूरोप में जो जियोपॉलिटिक्स का जो टेंशन बढ़ रहा है उसकी वजह से जर्मनी अपनी सुरक्षा की नीति को मजबूत करना चाह रहा है। अब क्या है, ट्रम्प, अब पता है कि अमेरिका तो आएगा नहीं, नेटो एक तरह से ध्वस्त होने के कगार पे है। ट्रम्प कह चुके हैं कि नेटो ने हमारा मदद नहीं की ईरान के मामले में, हम क्यों जाएंगे वहां पर नेटो के पास उसकी मदद करने के लिए। ऐसे में क्या है, तमाम जो देश हैं यूरोप के वो अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक काफी महत्वपूर्ण जर्मनी वाला जो टॉपिक था जो आपने जाना। ठीक है, कल मैं और बताऊंगा उधर उस पर भी कनाडा पर भी। कनाडा ने भी बहुत गंभीर फैसले लिए हैं अपने। आगे बढ़ते हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चंस हैं वो खत्म करते हैं। कई क्वेश्चंस हैं। प्रश्न होगा, साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला कौन बनी है? दिव्या सिंह है, गोरखपुर की हैं दिव्या सिंह। और 24 मार्च को उन्होंने साइकिल से 17,560 फीट की ऊंचाई पर, जो माउंट एवरेस्ट का कैंप है ना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर नहीं, कैंप तक, वहां जहां से सब लोग पैदल चढ़ाई करते हैं, वहां पहुंची वो। और ये एक तरह से रिकॉर्ड भी बनाया गया है। ठीक है, पेशे से वो शिक्षक हैं, लेकिन साइकिलिंग और ट्रैकिंग उनका जुनून है। तो उन्होंने 16 मार्च को काठमांडू से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी और फिर वो बेस कैंप पर पहुंच गई थी। ठीक है, ठंड, बर्फीली हवाएं, बर्फबारी, बारिश, इन सब के बीच में। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट के से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव, उनका निधन हो गया 5 अप्रैल 2026 को। तो वह किस देश के मिसाइल डिजाइनर थे? आंसर होगा रूस। 74 ईयर के थे
और ये जो पूरा डिज़ाइन हुआ ना, उसमें उसके चीफ डिज़ाइनर भी थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस का को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया था उन्होंने। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। ओके, अच्छा, इन्हीं को रूस की जो जर्कॉन मिसाइल है उसके डिज़ाइन का भी श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ओके, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गहरे समुद्र के जीवों के लिए इनमें से किस रेफरल सेंटर को अपना पहला राष्ट्रीय भंडार नामित किया है? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा भाव सागर। ठीक है, और ये न्यूज देख लीजिए, भाव सागर। ओके, डीप सी सुनना, ये है। और क्या है, ये रेफरल सेंटर है और कहाँ पर ये? केरल के कोच्चि में स्थित है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसी ने समुद्री जीवों के संसाधन और जो पारिस्थितिकीय केंद्र है भाव सागर, तो उस रेफरल सेंटर, तो उसको आधिकारिक तौर पर गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में ये नामित किया है उस। ठीक है, और ये भारत की जो गहरे समुद्र रिसर्च क्षमता है उसके प्रतीक भी है। अब ये है क्या? दरअसल क्या है ना, कि समंदर के नीचे जो जीव जंतु हैं, पूरा सिस्टम है, तो उसी सबके बहुत सारे अवशेष जो है ना वो वहाँ पर रखे जा रहे हैं। करीब 3,500 से अधिक वैज्ञानिक रूप से पहचाने गए और भौगोलिक रूप से कलेक्टिव जो नमूने हैं उसका संग्रह किया जा रहा है। ठीक है, ताकि रिसर्च वगैरह हो सके और जो ब्लू इकॉनमी है भारत की जो प्लान है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो सके। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। गहरे समुद्र में जो जीवन है उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम है, हो रहा है। ओके, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो बहुत ज़्यादा है। जैसे गहरे समुद्र में, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। जैसे कि गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जो प्रवाल हैं, स्पंज हैं और सूक्ष्म जीव हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर काम के हैं। उनका दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य व्यावसायिक उत्पादों में इस्तेमाल किया जा सकते थे। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 आया था ना, तो उसमें पीसीआर टेस्ट होते थे, आरटीपीसीआर पीसीआर टेस्ट होते थे जांचने के लिए। तो वो गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जो हाइड्रोथर्मल वेंट में एक सूक्ष्म जीव है, तो उसी से निकाले गए एंजाइम का यूज करके विकसित किया गया था, वो टेस्ट किया गया था। तो गहरे जो ये समंदर है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम जितना रिसर्च करेंगे, उसके सैंपल्स रखेंगे, उतना ही हम आगे और आगे वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ेंगे। तो यही मकसद है इसका। ये भावसागर याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, विश्व पार्किंसंस डे कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। पार्किंसन रोग जो है ना, मस्तिष्क के एक हिस्से की बीमारी के कारण होता है, जो मतलब मूवमेंट वगैरह से संबंधित चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये है, हाथ पैर इन सब में कंट्रोल जो है ना वो मुश्किल हो जाता है पार्किंसंस के दौरान। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश में खसरा से कई मौतें और 7,500 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए और उसके बाद वहां पर आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है? आंसर होगा बांग्लादेश। वहां पर यह अभियान शुरू किया गया, यूनिसेफ ने ये अभियान वहां पर चलाया है। 10 लाख से अधिक बच्चों को टारगेटेड करते हुए वहां पर इमरजेंसी टीकाकरण अभियान जो है ना वो शुरू कर दिया गया वहां पर। ठीक है, 17 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। खसरा क्या है? ये एक रेबोओला वायरस है, उससे फैलने वाला एक कम्युनिकेबल डिजीज है, सांस की बीमारी है। तेज बुखार, खांसी, नाक बहने लगता है, शरीर पर दाने आने लगते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, वैक्सीन से उपाय है, तो ये है बांग्लादेश। वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तारिक रहमान है। अगला क्वेश्चन, मशहूर गायिका आशा भोसले, उनका निधन हो गया 12 अप्रैल 2026 को। तो उन्हें इनमें से कौन सा अवार्ड मिल चुका था? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, इनमें से सभी अवार्ड मिल चुके थे। पद्म विभूषण जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न के बाद यही है, वो मिला था इनको कब? 2008 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? 2000 में, सन 2000 में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला था 2021 में।
तो ये सारे के सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे। बहुत शानदार गायिका आशा आशा भोसले, 92 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। मुंबई में एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कई सारी मेडिकल समस्याएं थी, उसकी वजह से उम्र से संबंधित भी थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था। इनके जन्म की बात करें तो 1933 में हुआ था, 8 सितंबर को। और वो मशहूर जो क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर, उनकी बेटी थी और लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। ठीक है, तो ये इन्होंने मतलब इनकी आवाज़ ने जादू किया था और आज भी सुनते हैं। 12,000 से ज़्यादा इन्होंने गाने गाए थे, 20 से अधिक भाषाओं में, मतलब कई भाषाओं में इनके गाने आज भी जुबान पे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग नोटिस दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324(5) ये है। तो विपक्षी दलों की ओर से ये नोटिस दिया गया था कि महाभियोग प्रस्ताव लाई जाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि कुछ ठोस वजह नहीं बताई गई। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव पर 193 सांसदों ने सिग्नेचर भी किया था और विपक्ष की डिमांड थी कि इस पर चर्चा की जाए और वोटिंग कराई जाए। ठीक है, और ये ऐसा पहली बार था जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, क्या आरोप लगाए गए थे? कि आरोप ये लगाया गया था कि निष्पक्ष नहीं है ये सब, और एक ही राजनीतिक दल के प्रति इनका झुकाव रहता है। तो ये सब नोटिस में बातें की गई थी। अगर हटाना हो तो क्या प्रक्रिया होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाता है वही प्रक्रिया होती है और इस तरह से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है इसी दिन? ये दिन राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, तो उनकी जयंती होती है। ठीक है, तो ये है। और इसकी घोषणा 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस के पहल पर ये हुई थी। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अभी ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं, 1-2 दिन और है बस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो ज़रूर देखते हैं वीडियो। अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो और बेहतर बात होगी। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। ओके, बाय।